P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, योर मोस्ट वेलकम। आइए आज हम लोग अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके परिचय में कि वायुमंडल जो विविध गैसों का महापुंज है, हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है। हमारे शरीर के ऊपर से भारी वायु का पुलिंदा ठीक उसी प्रकार गुजर जाता है जैसे एक जलीय जंतु के ऊपर से जलराशि गुजर जाती है। वायुमंडल की गतिमान पवन को वायु कहते हैं, जो जीवधारियों को सांस के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। पृथ्वी जिस वायु के विशाल आवरण से आवृत है, उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की विविध गैसें ही पृथ्वी पर जीवनदायी हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और इस प्रकार से पृथ्वी का संपूर्ण भाग ऊर्जा और ताप सूर्य से ही प्राप्त करता है। पृथ्वी सूर्यातप के कुछ भाग को अंतरिक्ष में वापस विकिरित करके अधिक गर्म होने से बची रहती है। पृथ्वी के पृथक पृथक क्षेत्रों में तापमान की मात्रा विषम रहती है और इस प्रकार से तापमान की भिन्नता ही वायु दाब को जन्म देती है। पौने तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर तापमान और वायुदाब की भिन्नता को जन्म देती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सौर विकिरण। भूतल पर सूर्य से लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में ऊर्जा का जो अधिकतम अंश आता है, उसे सौर विकिरण या सूर्यातप या इंसोलेशन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा को ही सूर्यातप कहते हैं। ताप शक्ति के उस विशेष रूप का नाम है जो किसी पदार्थ को गर्म कर देती है। अतः तापक्रम गर्मी से उत्पन्न हुई विशेष दशा का नाम, और इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते समय 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित अपसौर या कह लीजिए अफेलियन कहा जाता है तथा 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 70 लाख अर्थात सबसे कम दूर होती है, तो उसे उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं। और इस प्रकार से जनवरी की स्थिति में सूर्यातप इंसोलेशन भी अधिक। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता। भूतल के सभी स्थानों पर सूर्यातप की मात्रा समान नहीं हुआ करती। सूर्य की किरणों को वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है और इस प्रकार से वायुमंडल का प्रभाव सूर्यातप की मात्रा पर पड़ना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक इत्यादि कारक किसी स्थान पर सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। आइए देखते हैं, पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती और इस प्रकार से भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, लेकिन ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम होता जाता है, अर्थात वह तिरछी होती जाती हैं।
यद्यपि किरणों के सापेक्ष तिरछापन में कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण पहली स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में किरणें अधिक तिरछी होती हैं। तथापि साधारण रूप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और इस प्रकार से ये मानचित्र है सूर्य की किरणों के तिरछेपन का सूर्यातप के वितरण पर प्रभाव। इसमें हम देख सकते हैं कि विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं या कह लीजिए सीधी पड़ती होती हैं और उसके उत्तर और दक्षिण या कह लीजिए उत्तरी ध्रुव के आसपास और दक्षिणी ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दिन और रात की लंबाई। आइए देखते हैं। परिभ्रमण एवं परिक्रमण पृथ्वी की दो प्रमुख गतियां हैं। परिभ्रमण गति द्वारा पृथ्वी अपनी धुरी पर बराबर घूमती है और परिक्रमण द्वारा यह अपनी धुरी के ग्रह पथ की ओर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है और इस प्रकार से प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में काटता है। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति के समय भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दिन की अवधि बढ़ती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है और इसके विपरीत भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि कम होती जाती है तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इसकी स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। मानचित्र है दिन और रात की लंबाई का ये मानचित्र बनाया गया है। इसमें 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और 23 दिसंबर की स्थिति को लोकेट किया गया है। देखेंगे अगला पॉइंट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। आइए देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सदैव एक समान नहीं होती है। उपसौर की अपेक्षा अपसौर की दशा में सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है। यह दूरियां क्रमशः 1464 लाख किलोमीटर तथा 1512 लाख किलोमीटर रहती है। अतः अपसौर की स्थिति में पृथ्वी को सूर्य से कम शक्ति प्राप्त होती है तथा उपसौर की दशा में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। ये मानचित्र है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जिसमें उपसौर की स्थिति दिखाया गया है। उपसौर यानी कि पृथ्वी और सूर्य के सबसे नज़दीक की स्थिति होती है उपसौर में, और दूसरा है अपसौर। अपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल की अवस्था। आइए देखते हैं। धरातल पर प्राप्त सूर्याभिताप की मात्रा वायुमंडल की अवस्था पर निर्भर करती है। वायुमंडल द्वारा सूर्य से आने वाली शक्ति के प्रतिबिंबित तथा कुछ मात्रा में सोख लिए जाने के कारण पृथ्वी पर पहुँचने वाले सूर्यातप की मात्रा में अंतर पड़ जाता है और इस प्रकार से आकाश की मेघाच्छन्नता, आर्द्रता तथा धूल आदि वायुमंडल की परिवर्तनशील दशाएं धरती पर पहुंचने वाली सूर्यातप की मात्रा को निरंतर बदलती है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है वायुमंडल की मोटाई का प्रभाव। आइए देखते हैं। तिरछी किरणें चूँकि धरातल के अधिक भाग को घेरती हैं तथा वायुमंडल के अधिक भाग को पार करके आती हैं, अतः उनकी काफ़ी शक्ति वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती है तथा धरातल पर अधिक भाग में फैलने के कारण उनके द्वारा धरातल कम गर्म होता है और इस प्रकार से वायु में
मिली वाष्प व कार्बन गैस सूर्य किरणों को बहुत अधिक सोख लेती है, जिससे धरातल के उस भाग में अपेक्षाकृत कम गर्मी मिल पाती है। यही कारण है कि उष्णकटिबंध के बाहर कम तथा अंदर अधिक गर्मी प्राप्त होती है। ठीक, ये भूतल पर सूर्यातप की प्राप्ति को समझाया गया है, जिसमें विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ पर उस क्षेत्र में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, और उसके उत्तर और दक्षिण उत्तरी ध्रुव के आसपास या दक्षिणी ध्रुव के आसपास सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर सूर्यातप की प्राप्ति कम होती है। नेक्स्ट है सौर कलंक, सन स्पॉट्स। आइए देखते हैं। चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे पाए जाते हैं। इसका कोई स्थायी रूप नहीं है, वरन ये बनते बिगड़ते रहते हैं तथा इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। यह अंतर चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप से एक चक्र 11 वर्ष में पूरा होता है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्यातप की मात्रा भी अधिक हो जाती है, लेकिन इसकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्यातप कम हो आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अक्षांशों का प्रभाव। आइए देखते हैं। सूर्य की किरणों उष्णकटिबंध में सीधा पड़ने के कारण तापक्रम अधिक पाया जाता है और ध्रुव की ओर क्रमशः कम होता जाता है। ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, गर्मी की मात्रा घटती जाती है। आगे हम लोग देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव। धरातल से ऊपर ऊंचाई पर तापमान 300 फीट की ऊंचाई पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या कह लीजिए 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अतः पर्वत, पठार एवं मैदानों में तापक्रम एक ही अक्षांशों में होते हुए भी भिन्न भिन्न होता है। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। आइए देखते हैं। सूर्यातप से वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया तापन एवं शीतलन कहलाती है। वायुमंडल के तापन एवं शीतलन की विधियाँ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है विकिरण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। आइए देखते हैं। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया विकिरण कही जाती है। धरातल जब सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाता है तो सूर्य की गर्मी को ऊष्मा तरंगों के रूप में पुनः प्रसारित करता है, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है और इस प्रकार से यह प्रक्रिया क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है संचालन या कंडक्शन। आइए देखते हैं। संचालन क्रिया द्वारा गर्मी किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग को स्थानांतरित होती है। दिन में जब धरातल सूर्यातप द्वारा गर्म हो जाता है तो संचालन क्रिया द्वारा वायुमंडल की ठंडी वायु को भी अपने संपर्क से गर्म कर देता है और इस प्रकार से निचली परतों के संपर्क में आने पर वायुमंडल की ऊपरी परतें इसी प्रकार गर्म होती हैं। आगे है संवहन या कह लीजिए कन्वेक्शन। संवहन या कन्वेक्शन। आइए देखते हैं। वायु गतिशील होती है। जब किसी स्थान की वायु भूतल के निकट गर्म हो जाती है तो गर्म होने पर यह हल्की होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए ऊपर की ठंडी वायु नीचे उतरती है। कालांतर में ये ठंडी वायु भी गर्म होकर ऊपर उठती है और इस प्रकार
ऊर्ध्वाधर संवहन क्रिया द्वारा वायुमंडल में वायु धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो वायुमंडल को ऊष्मा प्रदान करती हैं। उष्णकटिबंध के उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली लू इसी का उदाहरण है। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी लघु तरंगों से विकिरण पाकर स्वयं एक विकिरण पिंड बन जाती है, जिससे वह वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। वायुमंडल को नीचे से गर्म करने की यह प्रक्रिया पार्थिव विकिरण कहलाती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती हैं और इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। आइए देखते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को स्थिर बनाए रखती है। यह स्थिति तभी संभव हो पाती है जब प्राप्त ऊष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप की मात्रा बराबर रहे। उदाहरण के रूप में वायुमंडल की ऊपरी सतह सूर्यातप का 100% अंश ग्रहण करती है तथा वायुमंडल के माध्यम से प्रवेश करते समय परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषण से 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार से 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र से परावर्तित हो जाती हैं। सौर विकिरण की यह मात्रा एल्बिडो कहलाती है। इस प्रकार से 100 में से 35 इकाइयाँ घटाने पर ये होती हैं 65 इकाइयाँ अवशोषित हो गई और इनमें से 14 इकाइयाँ वायुमंडल में तथा 51 इकाइयाँ धरातल के माध्यम से पृथ्वी के द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण के रूप में लौट आती हैं और इस प्रकार से जिनमें से 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं, 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन द्वारा तथा 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में और इस प्रकार से वायुमंडल 48 इकाइयों का अवशोषण करता है, जिनमें से 14 इकाइयाँ सूर्यातप की तथा 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं, जिन्हें वायुमंडल अंतरिक्ष में लौटा देता है और इस प्रकार से 17 और -48 दोनों मिलाकर 65 इकाइयाँ अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं, जो उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती है और परिणामस्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक ठंडी हो पाती है और ना अधिक गर्म। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है और मानचित्र के माध्यम से सारी चीज़ें का भी एक्सप्लेन किया गया है। देखेंगे पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। आइए देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में विकिरण संतुलन में अवशेष पाया जाता है, जबकि कुछ भागों में यह स्थिति ऋणात्मक होती है और इस प्रकार से शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में अधिक रहता है, जबकि ध्रुवों के पास कम, क्योंकि उष्णकटिबंधों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित हो जाती है। उष्णकटिबंध गर्म तथा उच्च अक्षांश शीत के कारण तापमान या टेम्परेचर। आइए देखते हैं। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की क्रियाओं द्वारा जनित ऊष्मा को तापमान कहते हैं। यह गर्म एवं ठंडक के साथ साथ
पदार्थ कणों के अणुओं की गति का भी दिग्दर्शन करती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। आइए देखते हैं। किसी स्थान पर तापमान की मात्रा को निम्न कारक नियंत्रित या प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है अक्षांश, दूसरा है उत्तुंगता या अल्टीट्यूड, तीसरा है समुद्र तल से दूरी, आगे है वायु संहति का परिसंचरण, आगे है कोष्ण तथा शीतल महासागरीय धाराएं, और छठा है स्थानीय कारक। आगे हम लोग देखेंगे तापमान का वितरण। आइए देखते हैं। तापमान का वितरण मानचित्र में समताप रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। मानचित्रों के समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य भूमंडल या ग्लोब के धरातल पर विषुवत रेखा से ध्रुवों तक ताप के वितरण से है। प्राचीन यूनानी विद्वानों ने अक्षांश के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 3 तापीय कटिबंधों में इस प्रकार से विभाजित किया था। इसमें पहला है उष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में आयन वृत्तों में यह कटिबंध सीमित है। सूर्य की किरणें कर्क एवं मकर रेखाओं पर वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की स्थितियों में क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में अधिक तापमान पाया जाता है। तापमान कभी भी हिमांक के नीचे नहीं पहुँचता। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य यह कटिबंध स्थित है। यह सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं, अतः सूर्यातप की प्राप्ति कम होती है। यहाँ कम तापमान के कारण ठंडी जलवायु होती है। नेक्स्ट शीत कटिबंध। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक यह कटिबंध विस्तृत है। यहाँ सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में उत्तरी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है तथा इसके विपरीत मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने पर दक्षिणी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है। और इस प्रकार दोनों गोलार्धों में 6 महीने की रात होती है। इस कटिबंध को मानचित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से बना करके समझाया गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे जुलाई में तापमान का वितरण। आइए देख लेते हैं इसे भी। जुलाई में तापमान का वितरण। भूमध्य रेखा के निकट तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नंबर 2 महाद्वीपों के आंतरिक भाग में कर्क रेखा के पास तापमान 30 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। आगे है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के सबसे उत्तरी प्रदेशों में भी तापमान 10 सेंटीग्रेड रहता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। समताप रेखाएं सागरों पर दक्षिण की ओर और महाद्वीपों पर उत्तर की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर हैं। वहाँ जाड़े का समय रहता है, लेकिन सागरीय प्रभाव के कारण और स्थल कम होने के कारण तापमान कहीं भी हिमांक के नीचे नहीं रहता है। जुलाई के महीने का। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे जनवरी में तापमान का वितरण, जिसमें पहला है भूमध्य रेखा के निकट इस महीने में भी तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, क्योंकि सूर्य लगभग वर्ष भर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक तापमान का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में खिसक गया है। वहाँ तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं रहता, क्योंकि सागरीय प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ उत्तरी गोलार्ध की भांति अधिक तापमान नहीं। आगे है उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है और इस प्रकार से इसका उत्तरी भाग हिम से जम जाता है। स्थल अधिक होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जाड़ा बहुत अधिक पड़ता है।
समताप रेखाएं सागरों पर ऊपर की ओर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर मुड़ी हुई, क्योंकि सागर स्थल से अधिक देर में गर्मी निकालते हैं और स्थल की अपेक्षा गर्म रहते हैं। सबसे कम तापमान साइबेरिया में स्थित बरखोयांसक के निकट, जिसका तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। यह पृथ्वी के तापमान का क्षैतिज वितरण आप देख रहे हैं, जनवरी का तापक्रम है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे तापमान का लंबवत वितरण। आइए देखते हैं। वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों के आधार पर अब यह तय हो चुका है, वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापक्रम में गिरावट आती जाती है, परंतु तापक्रम की गिरावट की दर में मौसम, दिन की अवधि तथा स्थिति के अनुसार अंतर आता रहता है और इस प्रकार से औसत रूप से तापक्रम प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से कम हो जाता है। इसे सामान्य पतन दर कहते हैं। तापक्रम के अक्षांशीय क्षैतिज पतन से 1000 गुना अधिक रहता है और इस प्रकार से स्पष्ट है कि वायुमंडल के निचले भाग में, जहाँ पर वह धरातल के संपर्क में आता है, अधिक तापक्रम होता है तथा बढ़ती ऊंचाई के साथ निरंतर कम होता जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को ऊष्मा पार्थिव विकिरण से ही प्राप्त। आगे चलते हैं हम लोग। ऊंचाई के साथ तापक्रम घटने के कई कारण हैं, आइए देखते हैं। जिसमें पहला है, वायुमंडल का निचला भाग पृथ्वी के संपर्क में होने से शीघ्र ऊष्मा प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं गर्म हो लेने के बाद ही संवहन तरंगों से ऊष्मा ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। आगे है, वायुमंडल के निचले भाग में ऊपर स्थित वायु परतों के कारण भार अधिक होता है तथा ऊपर जाने पर हवा का घनत्व कम हो जाता है और हवा फैलकर विरल हो जाती है, इसलिए कम गर्म। यह है पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले धूलकण, जलवाष्प तथा गैसों का केंद्रीकरण निचले भाग में अधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। फलस्वरूप निचले भाग में पार्थिव ऊर्जा का अवशोषण अधिक होने से तापक्रम अधिक होता है और ऊंचाई के साथ पार्थिव ऊर्जा के घटते अवशोषण के कारण तापक्रम घटने लगता है हम लोग। और आगे हम लोग देखेंगे तापमान का व्युत्क्रमण। आइए देखते हैं। सामान्य नियमानुसार परिवर्तन मंडल में ऊंचाई के साथ तापक्रम घटता जाता है, परंतु इस सामान्य ताप के पतन के विपरीत कभी कभी कालिक या स्थानीय रूप में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है। इसे ऋणात्मक ताप पतन की दर की संज्ञा प्रदान की जाती है और इस क्रिया के कारण नीचे ठंडी वायु की परत तथा उसके ऊपर की गर्म वायु की परत की स्थिति हो जाती है और इस स्थिति को तापक्रम का प्रतिलोमन कहा जाता है। तापक्रम विलोमता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, शीतल तथा शुष्क वायु, शांत वायु, हिमाच्छादित प्रदेश। तापमान व्युत्क्रमण के प्रकार जिसमें है, पहला है तलीय या धरातलीय तापमान व्युत्क्रमण, दूसरा है उच्च वायुमंडलीय तापमान व्युत्क्रमण, तीसरा है अभिवहनीय संपर्कीय तापमान व्युत्क्रमण और आगे है यांत्रिक तापमान व्युत्क्रमण। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 9 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।